नाम ममता चाहर है। मैं आपका अपने चैनल में, आपके चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली के बारे में, जो एक वेस्टर्न थिंकर है और वेस्टर्न थिंकर होने के साथ इसे आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाता है। ये आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने जो मॉडर्न थ्योरी को, जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को जो भी है उसको बहुत ही एक्चुअल कंडीशन पे जाकर देखा है। तो आइए देखते हैं इसने इसकी थ्योरी क्या है, इसके विचार क्या हैं, इसने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, इसने अपने व्यवहार में आके क्या चीज़ें एनालाइज की हैं। उस बेस पे इसने अपने बेसिकली ये इटली की थी, तो इटली में जो जो कुछ भी घटित हो रहा था उसको उसने एक्सप्लेन किया और उस बेस पर ही इसने गाइडेंस दी है कि हर राजा को कैसा होना चाहिए, वहाँ की शासन कैसा होना चाहिए, और उसी बेस पे इसने इटली का एकीकरण में हेल्प की थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। मैकियावेली इटली के रहने वाले थे। इटली के रहने वाले, इन्हें कुछ नामों से जाना जाता है अपने व्यवहार के कारण, अपनी स्टडी के कारण। जैसे कि इन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है। अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वहाँ की समकालीन परिस्थितियाँ, घटनाओं और प्रचलित विचारधाराओं के प्रभाव में आकर जो चीज़ें दी थी तो उसको बहुत ही ऑब्जर्व अच्छे से किया था। तो मतलब अपने युग के जैसे शिशु को नहीं है कि उस शिशु पर हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो अपने शिशु जहाँ रहता है, जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वहाँ पे वो रहते हैं तो उस पर वो हर चीज़ से इफेक्ट करता है। आसपास जो लोग रहते हैं उसके व्यवहार से, एनवायरनमेंट से, और मतलब रहन सहन से, खेलने कूदने से, फिजिकली सब चीज़ें से वो इफेक्ट करता है। ऐसे ही अपने युग का शिशु है जिसने हर चीज़ को एनालाइज करके अपने आप को परिपक्व बनाया और उसी बेस पर अपनी थ्योरी दी। तो तब उस टाइम पे क्या था कि वहाँ की स्थिति सही नहीं थी इटली की। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हर क्षेत्र में, मतलब भ्रष्ट चीज़ें हो, दुर्दशा, मतलब ये मान लो कि दुर्दशा हो गई थी। तो समाज की दुर्दशा, राजनीति की दुर्दशा, धर्म की, नैतिकता की, सारी मतलब बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी। इसलिए ये फ्रस्ट्रेट होकर इसने अपनी कुछ थ्योरी दी, कुछ स्ट्रिक्टली थ्योरी दी, और वो बहुत ही रियलिस्टिक बेस पर थी। आइडलिज्म नहीं थी, मतलब आदर्शवादी नहीं थी, बहुत ही व्यवहारिक थी। तो इसलिए इन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, जब पुनर्जागरण के समय जो पुनर्जागरण हो रहा था, लोगों की थिंक एंड थॉट डेवलप हो रहे थे और नई नई विचारधारा निकल रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को अपनाने की कोशिश की। तो इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी बोलते हैं। ठीक है। तो पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। ठीक है, पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार ये रिपीट हो गया है, सॉरी। इनकी दो रचनाएं थी, मेन जो दो रचनाएं थी इनकी इम्पोर्टेंट हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हर किसी इसमें उसमें पूछी जाती हैं। द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस एंड डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। द प्रिंस इनकी बहुत महानतम कृति है, जिसमें इसने यह इसी प्रिंस जो थे इसकी कृति है, जो भी रचना है, इसमें इसको लॉरेंस के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, 1513 में लिखी गई थी ये। इसका प्रकाशन इनके निधन के 5 वर्ष बाद हुआ था, 1532, मतलब इसका निधन हुआ था 5 वर्ष माइनस करके आप देख लो कितने में हुआ था। ठीक है, इस ग्रंथ में जो विचारों की प्रेरणा ली गई है वो सीजर बॉर्जिया के संपर्क से प्राप्त हुई है। ठीक है, सीजर बॉर्जिया अपने कौशल, निरंकुश और कूटनीतिक चालबाजियों के द्वारा बहुत सफलता प्राप्त की थी। उसके संपर्क में आके इसको डेवलप किया गया था। प्रिंस में बर्जिया को उन्होंने अपना चरित्र नायक बनाया है। ठीक है, इनमें कुल 26 अध्याय हैं प्रिंस में, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग इसमें राजतंत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा भाग भाड़ी की सेना, मतलब ये है कि राष्ट्रीय सेना हम अपनी गठित करनी चाहिए, हमें किराए की सेना नहीं लेनी चाहिए। फिर उसमें तीसरा भाग है कि जो अंतिम भाग है, अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्या की है इसने, कि राजनीतिक विचार कैसे होने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी एक अदर उनकी रचना है। उसमें इन्होंने उसमें उसका जो उद्देश्य है वो प्राचीन साहित्य, कानून और चिकित्सा शास्त्र का पुनरुद्धार करना है। तो आगे पर चलते हैं। अध्ययन पद्धति, अध्ययन पद्धति इनकी कैसी है? अनुभववादी है, मतलब इन्होंने अनुभव करके जो चीज़ें रियलाइज़ करी उसी चीज़ पे बेस पे अपनी कोई थिंक या विचार दिया। तो बहुत ही रियलिस्टिक है,
तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं उसके बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। इतिहासवाद पर आधारित मतलब तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थीं और इतिहास के दोनों का समन्वय मिलाकर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो बहुत ही रियलिस्टिक थ्योरी अप्रोच मान सकते हैं, जो बहुत ही मतलब अगर इनकी थ्योरी को देखा जाए तो ऐसा बोलेगा कि बहुत ही रिजिड इंसान है, बहुत ही मतलब कैसे स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहा है, लेकिन उस परिस्थिति के लिए वो ज़रूरी ही था। वहाँ आप पोलाइट होकर थोड़ा लीनियंट होकर वो चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते थे, जो वहाँ पे बहुत सारी दुर्दशा हो रखी थी। उसको कंट्रोल करने के लिए वो स्ट्रिक्टनेस दिखानी ही पड़ेगी। इसलिए इनकी अध्ययन पद्धति को आप ध्यान में रखिएगा और इनके रियलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखिएगा, उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखिएगा, तब इसकी थ्योरी को जज करिएगा। एक बात और बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये एक आप मतलब ये नहीं कि अगर हम इसको कोई भी यूट्यूब चैनल आपको एक ही कुछ भी एक ही टॉपिक एक चीज़ से नहीं कवर करा सकता। यहाँ पे जो भी कोई बोलता हो कि मेरा ये चीज़ कर लो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊँगी। आपको बुक के साथ पढ़नी है, आप इसके साथ कोई भी बुक ले सकती हैं, ओपी गुआवा हुई, जो भी है अदर बुक हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, आप उसके साथ पढ़िए। लेकिन क्या है कि एक कॉन्सेप्ट अगर पीछे से क्लियर हो जाता है ना, तो आप उस बुक को समझने में आसानी हो जाती है, वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इंसान था कैसा। अगर उसका पहले कोई भी विचार, क्योंकि वेस्टर्न थिंकर है जो इंडियन थिंकर है, इनकी विचारधारा में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो उससे पहले आप ये देखो कि उस विचारक के मतलब उस विचारक था कैसा, आदर्शवादी था, स्ट्रिक्टनेस था, या व्यवहारिक था, या मतलब कैसा था। उस बेस पर आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि अगर ये ऐसा था तो इसने ये चीज़ दी होगी। तो वो मतलब अप्रॉक्स आइडिया ही लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा, उसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन बार बार कन्फ्यूज़न होती है ना, इसने ये तो नहीं कहा, इसने ये तो नहीं कहा, तो एक मतलब कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा कि भाई ये चीज़ ये तो नहीं कह सकता क्योंकि ये ऐसा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक गैस करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इसको अपने कोई भी चैप्टर पढ़ें उसके साथ एनालाइज कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ लीजिए, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। अच्छा आगे चलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण व सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना, शक्तिशाली राज्य स्थापित करना, क्योंकि आसपास फ्रांस, स्पेन वगैरह में अच्छे से सत्ता स्थापित हो चुकी थी और वो लोग इटली पर आक्रमण करने के लिए हावी हो रहे थे कि हमारे कब्जे में आ जाए, कि हमारे कब्जे में आ जाए। तो उस चीज़ पे बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए इसने सशक्त चीज़ें कुछ की, सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, जिससे कि इटली को एक सर्वोच्च राज्य या शक्तिशाली राज्य बनाया जा सके। आगे चलते हैं। इनके कुछ कथन थे जो बहुत ही फेमस है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से करिए कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। बहुत ही फेमस है, ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। राजा में शेर का साहस मतलब अगर हिम्मत कोई बात पड़ जाए तो उसमें साहस शेर का सा होना चाहिए, और चालाकी लोमड़ी जैसी मतलब पोलाइट अंदर से, आप बाहर से पोलाइट हो लेकिन ये आंख बंद करके भरोसा मत करिए किसी पर भी। चालाक भी रखिए कि ये किस रीजन से मुझसे संधि करना चाहता है या क्या बेस है। अपने हित को नहीं मतलब दबाना है, अपने देश के हित को नहीं नीचे दिखाना है। सबसे पहले अपने देश के हित को ऊपर रखिए, उसके बाद सब कुछ है। अपनी संपत्ति छीनने की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक स्वतंत्रता से माफ़ कर सकता है। इन्होंने संपत्ति को या राज्य को या सच्चा को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है। तो इन्होंने यही कहा कि ह्यूमन नेचर जो है, मतलब ये मैकियावेली जो था वो उस टाइम के जो ह्यूमन नेचर को, मानव के स्वभाव को बहुत ही स्वार्थी, झूठा, घृणित मानता था। उस हिसाब से ये उस हिसाब पर ये चीज़ उन्होंने बोली थी कि अपनी संपत्ति छीनने के पीछे एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को अधिक स्वतंत्रता से माफ़ कर सकता है। मतलब इतना व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है कि अपने पिता के हत्यारे को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन संपत्ति छीनने वाले को नहीं माफ़ कर सकता। तो मतलब पिता से ज़्यादा संपत्ति इंपॉर्टेंट है। छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। वही बात जो पहले हमने स्टेटमेंट में बोली थी कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। अन्य कथन जो मैकियावेली के संदर्भ में और अदर थिंकर ने बोले हैं, तो उनको देख लेते हैं। डैनी ने कहा था मैकियावेली के बारे में कि प्रतिभा संपन्न वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। सेबाइन ने बोला था, इटली को जितना अधिक जानता था उतना अधिक और कोई नहीं जानता था। वो अपने समय की घटनाओं का कुशाग्र बुद्धि विश्लेषक था। जॉन्स ने बोला है, मैकियावेली फ्लोरेसेंस और पुनर्जागरण का शिशु था।
ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा मैकियावेली, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जहाँ वहाँ पे पुनर्जागरण हो रहा था, मतलब अलग अलग देशों में नई नई विचारधाराएँ, एक प्रगतिशील विचारधाराएँ, सामाजिक प्रगतिशील हो रही प्रगतिशीलता आ रही थी, हर चीज़ में हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए विचार आ रहे थे। तो उस चीज़ का प्रभाव से में लगा कि हमारे देश में क्यों नहीं, इटली में एक होता है ना कि कॉम्प्लेक्स फील होता है कि भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये सब चीज़ें, जब अदर देश में इतनी सुधार हो रहे हैं, इतना वो कहते हैं ना संवेदनशीलता आ रही है, हर चीज़ को अपना रहे हैं वो नई नई चीज़ों को, तो हमारे देश में क्यों नहीं, हमारे यहाँ पे क्यों ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं। तो उस चीज़ का यहाँ पे प्रभाव पड़ा। इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा, इटली को इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, वहाँ की इतनी दुर्दशा हो रखी थी कि कोई भी उनको वहाँ पे केंद्रीकरण नहीं था, वहाँ पे सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं थी। वहाँ पॉप अलग सत्ता चलाते थे और धर्म के पॉप ने बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा था। हर चीज़ को कोई मन्नत मांगने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, भगवान को स्पेशल गेस्ट बनाया जा रहा है, भगवान के लिए किसी को बेचे जा रहे हैं, कहते हैं आशीर्वाद बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ फरमान होते थे वो बेचे जा रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी वहाँ पे, बहुत गंदे मतलब अनैतिक रूप से बहुत सारे ऐसे काम होने लगे थे। तो उस चीज़ से वो घृणित हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मानव स्वभाव संबंधी धारणा, मतलब मानव स्वभाव वहाँ पर का मतलब वहाँ की जनता भी भ्रष्ट हो चुकी थी, जनता का भी नैतिक पतन हो चुका था। तो इसलिए उसका भी प्रभाव पड़ा इस पर। धर्म और नैतिकता की स्थिति तो मैंने आपने बताई है, मैंने आपको बताई ही है। तो चलिए और आगे डिटेल में देखते हैं। मैकियावेली के प्रमुख विचार, मानव संबंधी धारणा के संदर्भ में मैकियावेली के क्या प्रमुख विचार थे, ये अब हेडिंग वाइज चलेंगे। तो मानव संबंधी धारणा के संदर्भ में मैकियावेली कहता था, तत्कालीन मानव स्थिति के आधार पर इन्होंने मानव का विश्लेषण किया। उन्होंने बोला कि मानव, उस टाइम का जो मानव है, उसने ओवरऑल नहीं बोला, उस टाइम का, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अब फिर इसको जज करने लगेंगे आप कि ये कैसे बोल रहा है। तो उस स्थिति के अकॉर्डिंग जो मानव का स्वभाव हो गया था वो कृतज्ञ मतलब होता है कि किसी ने आपका कोई काम किया, आप उसके लिए कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ नहीं हैं, आप उसका कोई एहसान नहीं मान रहे और कहते हैं क्या हो गया कर दिया तो होता है कृतज्ञ मतलब एहसान फरामोश। चंचल मतलब बहुत ही चंचल चित्त वाला, कोई उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी कहीं तो कभी कहीं, तो व्यक्तित्व रूप से उसका पतन हो चुका था। झूठा, नैतिक रूप से पतन हो चुका था। कायर, लोभी व्यक्ति अपने व्यवहार में दो तत्वों से परिचालित होता था, प्रेम और भय। मतलब ये कहता था कि व्यक्ति को अगर कंट्रोल करना है ना, व्यक्ति तब तक ही आपसे संबंध बनाए रख सकता है, या तो प्रेम हो। प्रेम तब तक रहता है जब तक स्वार्थ रहता है, उसका स्वार्थ निकला प्रेम खत्म, ठीक है। भय, या दूसरा होता है भय। हाँ, इसने राजनीति में बोला है कि भय को दंडे से मतलब क्या ना, दंड के द्वारा बनाए के रखा जा सकता है, भय के द्वारा व्यक्ति को जोड़े रखा जा सकता है, भय के द्वारा व्यक्ति से काम निकाला जा सकता है। या तो प्रेम से काम निकलवा लो या भय से काम निकालो। तो प्रेम तो स्वार्थ तो रहता है, तब तक ही रहता है। हाँ, भय को डेवलप करके व्यक्ति से काम निकाला जा सकता है। और इसने कल बोला था तीसरी शक्ति है धनापर्जन की शक्ति, मतलब धन को एकत्र करने की शक्ति थी, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य संबंधी विचार में मैकियावेली ने बोला था, राज्य के संबंधी विचार में, राज्य के संदर्भ में इसने विचार दिए। तो इसने बोला था कि मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के कारण मनुष्य स्वभाव की असुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। तो बोला कि राज्य की उत्पत्ति जैसी मैं चाह रहा हूँ, उसका मेन कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी मतलब जो भी राक्षसी और स्वार्थी प्रवृत्ति है उसको मानता हूँ। अब बोलता है राज्य में सर्वोच्चता होनी चाहिए, मतलब राज्य सबसे ऊपर है, उसके आगे कुछ नहीं है, राज्य का हित सबसे ऊपर है, उससे ऊंचा कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई मानव अधिकार नहीं, कोई कुछ नहीं, राज्य सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ है। इटली में राजतंत्री शासन की स्थापना का समर्थक था। इटली में राजतंत्री का समर्थक था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो राजतंत्री शासन को बहुत ही सर्वोच्च या सर्वगुण संपन्न मानता था कि सबसे बेस्ट यही है और कुछ नहीं, सर्वश्रेष्ठ शासन मानता था, ऐसा नहीं है। क्योंकि
इटली के लिए वो जो परिस्थिति बन रही थी वहाँ के लिए राजतंत्र स्थापित करना चाहता था, कि बोलता था कि राजतंत्र से ही यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो परिस्थिति हैं, उनका समाधान हो सकता है। और बाकी वो राजतंत्र के बजाय गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता था, कि अदर स्टेट में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी तो उनसे सहमत था, उनसे प्रभावित भी था। वो चाहता भी था कि इटली में गणतंत्र हो, लेकिन वो परिस्थितियाँ नहीं थी। लेकिन अगर वो शासन के कंपेयर में देखा जाए ओवरऑल, तो वो गणतंत्र को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया अपनी थ्योरी में। उसने ये नहीं कहा कि संप्रभुता को लाओ राज्य में या जो भी है, लेकिन इसका आभास होता है। आभास कैसे होता है कि उसकी जो थ्योरी है या थिंकिंग है, वो सोचने की क्षमता, वो एक संप्रभुता को ही बताती है कि अपने हित का डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। कोई हमें बाहर से आके ये नहीं बोलेगा कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए या ये शर्त लागू करो तो हम ये करेंगे। संप्रभुता मतलब होता है कि अपने आप में एक स्वतंत्र निर्णय लेना, किसी के दबाव में नहीं। हम अपने आप में संप्रभु हैं। जैसे भारत जो है अपनी विदेश नीति में, अपनी आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय के लिए स्वतंत्र है। कोई और देश से इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो आके बोले कि भाई आपको अपने देश में ये लागू करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये कर दिया जाएगा। या तो वो उसने बोला कि हमारे आंतरिक या बाहरी मामले में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो वो अपने आप एक संप्रभु होता है। ऐसे ही इसने संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसने वहाँ पे आके कुछ सब जो थॉट्स दिए हैं, जो सिद्धांत दिए, उनमें संप्रभुता की झलक दिखती है। जैसे कि संप्रभुता के तत्व उपस्थित होते स्वतंत्र चेतना, मतलब स्वतंत्र रूप से सोचने, डिसीजन लेने की पावर, अधेयता, संवैधानिकता, एकात्मकता, शाश्वतता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये बोलता है कि मैकियावेली कि शासन में, राजतंत्री शासन जो इटली में है, इसका राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स देता है कि राजा को शक्ति का अर्जन करना चाहिए। मतलब राज्य के पास जितनी अधिक शक्ति होगी तो शक्ति ही सत्य है। तो शक्ति अगर होगी तो वो सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। अगर उसकी शक्ति क्षीण हुई तो सब चीज़ें बिखर जाएंगी। तो शक्ति को बनाए रखने से वहाँ की इटली को संभाला जा सकता है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। तो शक्ति ही सर्वोच्च है या शक्ति ही सत्य है। शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, मतलब शेर की तरह साहस होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाकी होनी चाहिए, जैसे हर परिस्थिति का सामना कर सके। क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन बार बार नहीं, मतलब अगर ज़रूरत पड़े, हालांकि रेयर चांस में अगर ज़रूरत पड़े तो क्रूरता भी दिखाओ राजा, लेकिन क्रूरता बार बार दिखाए तो उससे उसका क्या होता है, जनता की नज़रों में उसकी इमेज डाउन होती है, उसे एक बर्बर शासक के रूप में घोषित किया जाता है। क्योंकि अगर वो, हाँ, क्रूरता कहाँ है कि जहाँ उसने कोई ऐसी चीज़ की है जिससे समाज का, देश का, राज्य का बहुत ही पतन हो रहा है, मतलब सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, तो वहाँ क्रूरता दिखाने की ज़रूरत है। और लेकिन क्रूरता का वो सोचे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्रूरता का प्रदर्शन करे, उससे क्या है, जनता के दिल में राजा के लिए भय और बेइज्जती, वो होता ना, एक इमेज, खराब वाली इमेज फिक्स हो जाती है। तो वो नहीं करना है, बार बार नहीं करना, लेकिन जरूरत पड़े तो क्रूरता का उपयोग कर सकता है। सॉरी। राष्ट्रीय सेना का गठन किराए की सेना के बजाय वो कहता है कि हम दूसरे की सेना पर डिपेंड क्यों रहें, क्योंकि वहाँ हमारी क्या है, स्वतंत्रता क्षीण होती है, हमारी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता क्षीण होती है। क्योंकि कोई अगर हमें सेना देगा तो उसको कुछ ना कुछ शर्त लागू करेगा। तो इसलिए वो कहता है कि अपनी खुद की सेना, एक सशक्त सेना गठित करो, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये हकीकत बात है, ये सही बात है। हमारे देश में भी तो किया था अंग्रेज़ों ने, हाँ डलहौजी लाए थे। कानून को कठोरतापूर्वक पालन करवाना, वो तो है, स्ट्रिक्टनेस तो है इसके अंदर, क्योंकि तभी वहाँ पे लोग जो भ्रष्ट हो चुके हैं उनको अगर कठोरतापूर्वक नहीं हैंडल करेंगे तो वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा बिखरे हुए तो हैं ही, और भी बिखर जाएंगे और अदर देश उस पर अटैक कर लेंगे। चापलूसों से दूर रहना, चापलूसी तो भैया बहुत खतरनाक होती है। चापलूस में अगर कोई चापलूस मतलब एक होता है कि रियल अप्रोच देना, कि भाई सलाह भी दे रहा है और रियल, मतलब आपको खुद फील होता है कि चापलूस कर रहा है कि तुम सलाह दे रहा है। तो वो चीज़ तो वैसे भी रियल चीज़ों में भी दूर रहना चाहिए। अपनी आप काबिल हो अपनी तारीफ़ के लिए, आपको पता है कि हम कैसे हैं, तो दूसरों से जरूरत नहीं सुनने की कि क्या है भाई हम कैसे हैं कैसे नहीं है। तो चापलूस से दूर ही रहिए,
हाँ, वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई फैक्ट बेस्ड चीज़ें बता रहा है तो उसके लिए सतर्क रहिए, उसके लिए उसकी सराहना भी करिए जिससे उसको मोटिवेट हो वो। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन, वो कहता है कि अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है, अपनी योग्यता उसकी बहुत अच्छी है और योग्यता के अनुसार बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको पुरस्कार स्वरूप वो भी देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको दंड स्वरूप दंड भी देना चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे फैक्ट मैकियावेली के बारे में, आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर इसमें कुछ भी आपके समझ में आया, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, जैसे और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। और आगे भी मैं ये सब चीज़ें बनाती रहूँगी। अगला हम लेके आएंगे कोई वेस्टर्न थिंकर, दूसरा अरस्तू लेके आएंगे, या मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा लेके आएँ आप बताइए। और अगर इसके यही PDF चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मेरे इस ब्लॉग पर इस पूरी कंटेंट को पढ़ सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, वो वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे हम शॉर्ट में थोड़ा समझा रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा। जो चीज़ें हमने बोली हैं एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे सपोर्ट करने के लिए, और बाय बाय।